हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और एक नई सीरीज के साथ। यहां पर आपको आज से पर डे एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी, जिसमें आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का एक वीडियो आपको दिया करेंगे। और इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न को संग्रह किया है जो विगत वर्षों में लगभग 5 वर्षों के विगत वर्षों के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सारे प्रश्नों का हमने संग्रह किया है और बहुत ही मेहनत और लगन से इसको हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद ऐसी है कि अगर आपने इनको पूरा कंप्लीट कर लिया तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में 95 प्लस मार्क जरूर ले आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो ऐसी उम्मीदों पर हम खरे उतरें। आपको भी भैया मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ेंगे और इनको आप एक एक करके नोट करें, एक एक करके नोट जरूर करते रहें, ताकि परीक्षा के दिन इनका आप एक ही दिन में पूरा रिवीजन कर सकें। और मेरी उम्मीद है कि आप बाहर से शायद कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आएगा भी तो ऐसे माने केवल आपकी संख्या बदली हो सकती है, आपके प्रश्न को का रूप नहीं बदलेगा, रूप बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे कि हमने प्रश्न आपके तैयार किए। तो हम सबसे पहले आपको ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनका चैप्टर नंबर जो 1 है उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उसकी कुछ बेसिक चीजें पहले रिकॉल करवाएंगे जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, लेकिन उनका हम रिकॉल करवाएंगे और फिर इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सारे एक एक करके कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं में आपको बेसिक क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। तो अब आपको देखना है रियल नंबर क्या है, मानी वास्तविक संख्याएं क्या है। एक लाइन की परिभाषा, रियल नंबर का मतलब जो भी आपको संख्याएं मन में सोच लेनी है वो सभी संख्याएं रियल हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे वो भिन्नात्मक हो। किसी भी संख्या को आप अगर कहेंगे तो वो सारी संख्याएं कैसी कहलाएंगी, आपकी रियल नंबर कहलाएंगी, मानी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 0, इधर +1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर ले आओ तो -1, -2, -3, या ऐसे भी कह सकते हैं इसके साथ में भिन्नात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी आपकी सभी संख्याएं कैसी हैं, ये भी संख्याएं या इधर माइनस की भिन्नात्मक संख्या हो, प्लस की भिन्नात्मक संख्या हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 के बाद प्लस के सारे पॉजिटिव और माइनस के सारे पॉजिटिव, मतलब जितनी भी संख्याएं आपको कहनी है वो सारी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहां वास्तविक संख्याओं के बाद अब आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? देखिए, अगर कोई वास्तविक दो पूर्णांक ए और बी, दो वास्तविक पूर्णांक ए और बी, इनको कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है a बराबर BQ + R, जहां a इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम भाज्य, और ये है आपका भाजक, और ये है आपका भागफल, और इसको R को कहते हैं शेषफल। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी मदद से हम दो संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा इसका उपयोग है, दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना। अभी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, हम आपको एक एक करके पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद देखिए एक बात और यहां पर आएगी, शांत दशमलव क्या है। हालांकि यहां पर देखो हम सब बातें आपको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, आपको रिकॉल केवल करवा रहे हैं, आपको ना कोई प्रूव करवा रहे हैं, ना कुछ नहीं करवा रहे, आपको केवल याद दिलवा रहे हैं कि यहां पर हमें क्या क्या चाहिए, हमें किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, किन किन टॉपिकों पर मिलेंगे, वो टॉपिक केवल याद करवा रहे, बाकी और कुछ नहीं। देखिए आपको क्या मिलेगा, आप शांत दशमलव, जैसे हम किसी भी संख्या को लिख दें और इस संख्या को इस प्रकार लिख दें जैसे x बराबर P/Q, इस प्रकार की कोई हमें परमेय संख्या दी जाए और उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, हमें ये चेक करके दिखाना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम ये जो आपका हर होता है, हर जो Q है वो क्या है, हर है ना, इस हर के हमें अभाज्य गुणनखंड करने, क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। और यदि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप इस प्रकार का हो 2m गुणे 5n, अगर इस प्रकार का रूप होता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि इस रूप का हर का गुणनखंड इस रूप में ना आए तो समझो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। बात ठीक समझ में आ रही? तो अगर हमें क्या करना है, जो भी आपकी परमेय संख्या दी जाएगी तो उसका हमें केवल हर चेक करना है, अंश का कुछ नहीं करना, अंश से हमारा कोई लेना देना नहीं, केवल हर को चेक करेंगे। और हर के गुणनखंड करने के बाद यदि गुणनखंडों का रूप ये आ जाए 2m गुणे 5n,
तब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका P बटे Q है, या जो हम कह सकते हैं X है, वो X क्या है, वो आपका इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, X का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। और यदि हर के गुणनखंड में इस रूप का गुणनखंड ना आए, हर के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करें और इस रूप में ना आए, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में ना आए, तो हम कह देंगे कि यहां पर दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना होता है, देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि हर साल लगभग पूछा जाता है, √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। √7 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो इस टाइप का भी सवाल आपका बिल्कुल एकदम पक्का पक्का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। और एक जैसे ही प्रश्न एक आपने कंप्लीट कर लिया तो सारे प्रश्न समझो एक ही जैसे होते हैं, कुछ करना ही नहीं है। अगर ये प्रूव करवाया जाए तो आपको √2 लिखना है, और यहां पर अगर ये प्रश्न आ जाए तो जहां पर आप 2 लिख रहे हो वहां 3 लिख दिया करो, √3 का मान प्रूफ हो जाएगा। और यहां पर इसी प्रकार से जहां 2 लिखा है वहां √5 लिख दें तो √5 का मान अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। मतलब कुल मिला के एक ही प्रोसेस सबकी है। तो ये इस टाइप के आपके सवाल इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं वो वाले सारे क्वेश्चन जो आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल एकदम बढ़िया सा रिस्पॉन्स देने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए वीडियो का सबसे पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हर के 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे में 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। आपसे पूछा गया है कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, 1 स्थान तक होगा या 2 स्थान तक होगा या 3 स्थान तक होगा या 4 स्थान तक होगा। यहां से सबसे पहले आपको हमने बताया कि अगर हमें दशमलव प्रसार इसका करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हर को देखना है। मतलब ये प्रश्न जो आपका संख्या है 1458 और अपॉन में लिखा है 1250, इसमें ऊपर वाली संख्या जो लिखी है अंश में, उसका हमें यहां कोई लेना देना नहीं, केवल हर वाली संख्या को देखेंगे। यहां लिख दें, हर के गुणनखंड यहां कर देते हैं, ये है 1250 और इसके गुणनखंड कर लेते हैं। पहले अलग से यहां लिख देते हैं 1250। देखिए एक आपको और बात बताएं कि अब आप जो काम कर रहे हैं वो सब एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्या करना है, आपके जो ये प्रश्न जो विकल्प वाले प्रश्न होंगे उनको आपको क्या करना है, राइट हैंड पर आपको ये विकल्पों का हल देना है। ठीक है, और जो बायां पन्ना होगा उस पर आपको जो भी रफ काम इसके संबंधित करना है उस पर बाएं पेज पर आप उस रफ कार्य को कर दें और इसके बाद केवल और केवल एक बार क्रॉस का निशान लगा दें, उस पर रफ लिख दिया करें। ठीक है, उसको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम एक काट दें, ऐसा नहीं करना है। केवल और केवल एक बार इस पर क्रॉस का निशान लगाना है और अच्छी तरीके से उसको जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने, कोई समस्या नहीं। ठीक है, और राइट वाली पन्ने पर आपको ये सारे प्रश्नों के आंसर देने हैं। आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो राइट हैंड वाले पन्ने पे आपको सारे आंसर देने हैं। एक बात और बताएं कि ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले पेज पे क्या करना है दूसरे पेज पे क्या करना है, ऐसा भी नहीं है। आपको एक से आखिरी तक के जो प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से आते हैं उनको आप सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करें, ताकि उनमें आपका काम टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको एग्जामिनर के ऊपर उसका अच्छा इंप्रेशन जाए। ठीक है, आप वहां फिजिकल उपस्थित तो होते नहीं हो, तो आपको अच्छा लिखना है, अच्छा पहले अच्छा उसके सामने जब जाएगा तो उसके दिमाग कुछ इस प्रकार से मूवमेंट कर जाएगा कि शायद विद्यार्थी अच्छा है। ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर देगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे वाले प्रश्नों को सबसे पहले आपको संग्रह करके पहले दूसरे तीसरे पेज से अच्छे से लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको क्या करना है, हर वाले प्रश्नों को हर का जो आपका संख्या है उसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो उसके गुणनखंड देखो कैसे करेंगे, गुणनखंड करने का एक तरीका आपके पास पता ही है कि अगर शून्य लिखा हो तो अंत में प्रश्न, ये आपकी जो संख्या लिखी उसके अंत में इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो तो आप निश्चित रूप से 2 से आप इसको डिवाइड कर दिया करें। कितने से, 2 से। तो 2 से अगर यहां डिवाइड करें, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब देखिए यहां पर अंत में क्या है, 5 है, तो ये 5 से ही विभाजित होगी, किसी भी अंक दूसरे से विभाजित हो नहीं सकती। 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और यहां से 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 और फिर दोबारा से देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंचे 25 और फिर 5 एकम 5, मतलब
हर के जो गुणनखंड होंगे वो इस प्रकार से होंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, ये हो गए हर के गुणनखंड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर 4, इस प्रकार। ठीक, तो अब आप देखें ध्यान से, यहां पर हमने हर के जो गुणनखंड कर दिए, उस हर के गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको देखो ध्यान से समझें। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है 1458 डिवाइडेड बाय 1250 और बराबर में ये आपका 1458 ज्यों का त्यों 1250 के हमने फैक्टर कर लिए, इस पर लिख देते हैं 2 गुणे 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब आपको क्या करना है कि यहां पर देखो 5 की पावर 4 है, अगर हम 2 की पावर भी 4 बना लें, 2 की पावर भी 4 बना लें तो निश्चित रूप से 5 दूनी 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 की पावर 3 का ऊपर मल्टीपल करना है, 2 की पावर 3 का नीचे मल्टीपल करना है। ठीक है, और 2 की पावर 3 का ऊपर मल्टीपल करोगे तो ये तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, और ये 1458 ज्यों का त्यों डिवाइडेड बाय, अब आप यहां देखिए, ये देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो यहां पर हम कह सकते हैं 2 की पावर 4, और ये आपका 5 की पावर 4 पहले ही से लिखा है, तो 5 दूनी 10 की पावर 4 हो जाएगा। 8 का इसमें मल्टीपल करें, 8 अट्ठे 64, और 64 का 64 का 4 लिखेंगे, हासिल में 6 लिखेंगे, और 8 पंचे 40, 40 6 46, हासिल में 4 लिखें, और 8 चौको 32, और 4 36, और 3, और 8 एकम 8 3 11, और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4। ठीक, 5 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 10, 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 का अर्थ आप समझते हो, किसी भी संख्या में अगर 10 की पावर 4 से भाग देंगे तो 4 अंक दशमलव पीछे खिसक जाएगा, मानी 1.1664। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, आपको लिखना है 4 स्थानों तक। कितने स्थानों तक होगा, 4 स्थानों तक होगा। तो इसका मतलब आपको ये चौथा वाला विकल्प सही पर निशान लगाना है। आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको आंसर लिखना है, ये आपका नंबर डालना है चौथा, और उसको लिखना है 4। ठीक, 4 स्थानों तक इसका दशमलव प्रसार हो सकेगा। ठीक है, देखो ये काम आपको ओरिजिनल पन्ने पे ना करें, कोई समस्या नहीं, आप हमने बताया कि आपको बैक वाले पन्ने पे करें, और आपको फाइनल आंसर ये लिखना है। ठीक है, तो चलिए, ये शायद पहला सवाल है और बहुत ही बढ़िया मजेदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के बाद अब आपको दूसरा प्रश्न देखना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें लिखा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या इनमें से कौन सी है। तो ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से चारों परमेय संख्याओं में से कोई एक संख्या ऐसी होगी जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ऐसा हमसे सवाल में पूछा गया है। तो यहां पर सीधा सीधा काम यह है, पहले हम पहले को चेक करें, दूसरे को चेक करें, तीसरे को चेक करें। उसके लिए रूल आपको पता है ना, वो पहले आपको पता होना चाहिए। हर के गुणनखंड करने पर यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में आते हैं तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। और यदि इस रूप में हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के नहीं आते हैं तो दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होता है। यही तो बताया अभी हमने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली संख्या लिखिए 124 बटे में 164। इसको पहले इसका सरलीकरण कर लें, फिर इसके बाद में हर के गुणनखंड करेंगे। पहले हम 4 से डिवाइड करें तो 4 या 12, 4 एकम 4, और यहां से अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 चौको 16 और 4 एकम 4। यहां देखिए ये 81 संख्या आ गई। तो 81 संख्या तो अपने आप में वैसे ही रूट संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। ये तो इसके गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल डीट श्योर बात है। तो इसका मतलब इसको तो हम चेक करना ही छोड़ दें। इसके बाद देखो यहां पर लिखा है 131 बटे में 30। यहां पर अगर हम 30 के गुणनखंड करें तो 30 के गुणनखंड में एक 3 आएगा, एक 2 आएगा, एक 5 आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, इस रूप का चाहिए। तो ये यहां पर 3 और आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा गड़बड़ कर रहा है, ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं, तीसरे वाले को 100, ये लिखा है 227 डिवाइडेड बाय 625। यहां हर के गुणनखंड कर लेते हैं। तो हर के गुणनखंड अगर हम करें, देखो कितने, हर का मान है 625, और यदि 625 के गुणनखंड करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे। देखो 625 यहां 5 से पहले डिवाइड करें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करें, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, और फिर 5 से डिवाइड करें तो 5 पंचे 25, और फिर 5 से डिवाइड करें तो 5 एकम 5। मतलब हर के गुणनखंड जो होते हैं
वो आपके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार। क्या लिखना है आपको? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसका मतलब 5 की पावर कितना? 4। अब आप ये कहोगे कि यहां तो 5 की पावर तो आ गया, 2 की पावर तो आई ही नहीं। कोई बात नहीं, हम अपने मन से लिख लेते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 2 की पावर 0 का मतलब एक मान होगा। किसी भी राशि पर अगर शून्य पावर होती है तो एक मान होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर m की वैल्यू अगर यहां से कंपेयरिंग करें तो m की वैल्यू देखो कितनी है? 0, और n की वैल्यू कितनी है? 5। यहां पर 4। हम कह सकते हैं कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनका रूप 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। देखिए ये लिखा हुआ है 227, आपको ज्यों का त्यों रखना है। यहां लिख लेना है 5 की पावर 4 गुणे, यहां लिख दें 2 की पावर 0, मतलब यहां लिख दें चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 4, जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के हैं, रूप में हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 227/625 जो परमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ये तो हमने पूरी बात आपको समझाई, आपको वहां ऐसा कुछ करना नहीं है। केवल और केवल आपको बस चेक कर लेना है हर के गुणनखंड करने के बाद कि हर के गुणनखंड यदि इस रूप के आते हैं तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत है, बस। और इसी का केवल दशमलव प्रसार शांत दिख रहा है। इसमें अगर हम देखें तो इसके गुणनखंड करना चाहें तो इसके गुणनखंड भी आपको 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा है? ये आपका थर्ड वाला। ठीक है, तो आपको आंसर ऐसे लिखना है। देखो थर्ड पॉइंट यहां डालना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरा जो भी प्रश्न हो उस प्रश्न का संख्या डालना है, उसका नंबर डालना है। कौन सा नंबर का? तीसरा नंबर सही है आपका, तीसरा विकल्प सही है 227, और बटे में लिखना है 625। ठीक है, इस तरीके। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आपके स्क्रीन पर सामने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है कुछ धनात्मक पूर्णांकों p के लिए धनात्मक सम संख्या का रूप कौन सा होता है? जो धनात्मक पूर्णांक p क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, और उस धनात्मक पूर्णांक का जो सम संख्या, देखो क्या कहा गया है, p के लिए धनात्मक सम संख्या का जो रूप होता है वो या ये होता है, अथवा ये होता है, अथवा ये होता है, अथवा ये होता है। तो पता ही है आपको कि कोई भी सम संख्या होती है उसमें तो 2 का मल्टीपल होना अनिवार्य है, ऐसे माने। तो यहां पर ये लिखा है 2p, अगर p का मान कुछ भी पूर्णांक संख्या लिख दिया जाए तो निश्चित रूप से आपको सम संख्या ही मिलेगी। p का मान चाहे 1 लिख दें, चाहे 2 लिख दें, चाहे 3 लिख दें, चाहे 4 लिख दें, चाहे कुछ भी लिख दें, p की वैल्यू अगर हमें 1 से लेकर के जो भी गिनती की संख्या को कुछ भी लिख दिया जाए तो निश्चित रूप से सम संख्या मिल जाएगी। जैसे 2 गुणे 1 बराबर 2, यहां p की वैल्यू देखो 2 लिख दें तो 2 गुणे 2 बराबर 4। मतलब ये सारी संख्याएं, इसमें से p का मान कुछ भी लिखोगे तो वो सम संख्या ही मिलेगी। तो आपका विकल्प नंबर 1 सही है। इसमें कुछ ज्यादा समझाना ही नहीं, सीधी सीधी सी बात है। हमने बताया कि वो आपके ये वो प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार रिपीट किए गए हैं। हमने बताया कि आप भैया हमसे एकदम जुड़े रहें। आपको अब नया कुछ नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ इनको तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है? क्या लिखा है? सह अभाज्य युग्म। तो सह अभाज्य युग्म ये होता क्या है? लिखा है सह अभाज्य युग्म। इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। सह अभाज्य युग्म मतलब सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं जिनका HCF निकालने पर, मतलब मासा निकालने पर मासा 1 आता हो, तो समझो उस संख्या को क्या कहेंगे हम? अभाज्य, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जिसका HCF 1 आता हो, तो देखो यहां से जो युग्म बने हैं, मतलब जोड़ा में संख्याएं दी गई हैं, उनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसका HCF 1 आ रहा हो, वही आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहां देखिए इनका और इनका दोनों का देखिए HCF कितना आएगा? 5। 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखो 5 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो अभी 5 आएगा ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ही तो मासा होता है, तो इसका मासा 5 आएगा। इसका मतलब ये संख्या सह अभाज्य नहीं है। ठीक, यहां पर आ जाओ, इनका दोनों का अगर हम HCF निकालें तो HCF 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 13 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 तो माना ही जा सकता है, किसी भी संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर होता है। जैसे
हम आपसे कहें कि 6 का कोई गुणनखंड, 13 का कोई गुणनखंड, अगर हम 13 के गुणनखंड करें तो 1 गुणा 13 तो लिखा ही सकते हैं भैया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसके गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 दोनों में देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ 1 से अधिक होगा, पक्की बात है, क्योंकि इसका गुणनखंड अगर हम 14 के गुणनखंड करें, 7 गुणे 2 18 के गुणनखंड करें, तो यहां पर 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, देखो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 11 दोनों में आएगा, तो यहां पर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 11 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कि इनमें किसी भी युग्म में इसके अलावा इसका जरूर हम कह सकते हैं एचसीएफ 1 होगा, इसलिए यही संख्या आपकी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको इनमें से ये वाला विकल्प सही करना है, विकल्प नंबर दूसरा। ठीक, तो यहां पर आपको आंसर में कैसे लिखना है, तरीका वही है आंसर का, ऐसे नहीं है कि टिक लगा दो या कुछ कर दो, ऐसे नहीं। या बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले चारों विकल्प लिख देते हैं फिर एक पे टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी विकल्प सही है उसका नंबर लिखें और यहां पर जो विकल्प सही है उसको यहां पर ऐसे लिख दें। ठीक, इसको लिखना है सहअभाज्य युग्म 6,13। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने आपको ये केवल चार आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताए। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे जरूर। ठीक है, और छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं, माने अब आपको देखना है जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको देखना है। तो अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको जैसा कि पता है कि इस चैप्टर से आपको कितने नंबर मिलेंगे बोर्ड में, 5 नंबर। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, एकदम सिंपल होते हैं, 5 नंबर लेना है, बिल्कुल लगातार हमारी तरफ एकदम मुड़ जाओ और देखो। आपको ये प्रश्न केवल और केवल हमने 5 लिखे हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, केवल 5 लिखे हैं, इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। मानो आपका ये जो 1 नंबर का या 2 नंबर का जो भी प्रश्न आएगा एकदम कंप्लीट। ठीक, तो चलिए यहां पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है संख्याओं 140 और 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। आपसे ये तो ऐसे मानो कि आपको बिल्कुल एकदम छोटे छोटे क्लासों में, कक्षा 8 में 9 में ये सारे गुणनखंड तो आपने किए हैं ना, तो बस गुणनखंड कर दें, आंसर आ जाएगा 140 के गुणनखंड। और इसी प्रकार से आपको करना है 3825 के गुणनखंड करना है, और बस गुणनखंडों को यहां गुणनफल के रूप में रख दें, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहां पर अलग से करके हम 140 के गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 और एक 0 बढ़ाएं, फिर 2 से डिवाइड करें, 35 बार कटेगा, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। यहां लिख देते हैं इसके गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक, और इसी प्रकार आपको दूसरा ये आपका जो गुणनखंड, ये आपका संख्या है दूसरी 3825, इसके भी गुणनखंड करना है आपको। 3825 के गुणनखंड आप कर देते हैं। देखो हमने बताया कि भैया ये जो हम रफ काम करते हैं आपको बायां पृष्ठ पर ही करना है। ठीक, दाएं पृष्ठ पे कुछ नहीं करना है, बढ़िया सा एकदम साफ सुथरा लिखना है, और बाएं पृष्ठ पर आप जो भी रफ कार्य करें उस पर आप क्रॉस का निशान जरूर लगाते रहें। ठीक, तो चलिए यहां पर हम 3825 के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। अगर संख्या के अंत में 5 लिखा है तो आप निश्चित रूप से उसको हम 5 से डिवाइड पहले किया करेंगे। 5 से डिवाइड करें तो 5 सत्ते 35, 3 बचेगा और ये हो जाएगा 32, 5 छक्का 30, फिर 2 बचेगा, 5 पंचे 25। अब इसको फिर से दोबारा 5 से डिवाइड कर दें तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, 1 बचेगा और 5 तिया 15, और फिर अब 3 से डिवाइड कर दें, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, और फिर 3 से डिवाइड करें तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब आप 17 से 17 को एक बार डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपके मिलते हैं कितने, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक, एक का गुणा या लिख दें तो ठीक है, ना लिख दें कोई समस्या नहीं। तो हमने ये आपके 3825 के गुणनखंड हमें कितने मिल गए, देखो यहां पर मिले 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 और गुणे 17। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 दो बार है, 5 का स्क्वायर। यहां हम 3 3 दो बार गुणा करके 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, गुणा में 17 लिख दें। और इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक, समझ में आ गया, कोई डाउट?
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 140 और 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको लिखना है और फिर इनको गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा वाला क्वेश्चन देख लें। इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसको भी देखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो लिखा है, दूसरे प्रश्न के लिए आपके पास दिया गया है x और y का लासा आपको ज्ञात करना है, जबकि x इंटू वाई बराबर 180 दिया गया है, उसका मासा भी हमें दिया गया है 5। बहुत एकदम आसान प्रश्न है। आपने तो अच्छे से पढ़ा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनकी मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। माने आपको लिखना है मासा इंटू लासा और इन दोनों का गुणनफल बराबर लिखना है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, तो इस तरीके से देखो मासा कितना है, इसका मासा हमारे पास 5 दिया गया। कितना? 5। और इसका लासा हमें ज्ञात करना है बराबर इन दोनों संख्याओं, कौन कौन सी दोनों संख्याएं, x और y, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, जबकि x इंटू वाई का मान 180 दिया गया है। तो आपको लिखना है 5 इंटू लासा, 5 इंटू लासा बराबर कितना, 180 लिख देना है। और बस लासा की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो यहां पर लिख देंगे 180 बटे में 5। 5 तिया 15, 5 छक्का 30, तो ये हो गया लासा कितना, 36। एकदम सिंपल सी बात। देखिए याद रखना है मासा और लासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें हमें मासा की वैल्यू 5 दी गई है, लासा की वैल्यू ज्ञात करनी है। और इन दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। और ये गुणनफल का मान हमें प्रश्न में 180 दिया गया है। बस लासा बराबर निकालना है, 5 का भाग कर दें, 180 बटे 5 बराबर 36। क्लियर हो गया भैया, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है उसमें क्या लिखा है, देखें बहुत ध्यान से समझें। छोटे छोटे प्रश्न हैं, एकदम आसान, और ये मानो कि आपके बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है। ठीक है, तो देखना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। पूर्णांकों ये है 12, 15, 21 के एलसीएम व एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। आपको क्या करना है, इनकी अभाज्य गुणनखंड करना है, और फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर हमें लासा और मासा इसका हमें ज्ञात करना है। तो हमें संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, ये है एक कोई 12 संख्या है, और एक कोई संख्या है 15, एक कोई तीसरी संख्या है 21। इन तीनों का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ओरल तरीका से, मौखिक हो जाएंगे। देखो यहां लिख दें 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हो गया ना कम। 15 के गुणनखंड करें तो यहां लिख देते हैं 5 तिया 15। ठीक है, और यहां पर 21 के गुणनखंड लिख देते हैं 7 गुणे 3। ये हो गए सबके गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमसे पूछा गया है एलसीएम बताइए। क्या पूछा है, एलसीएम बताइए। तो क्या क्या करना है, बहुत अच्छे से पता है ये तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, देखो क्या करना है, ये 2 और 2 ये उभयनिष्ठ, ये सॉरी 3 और 3 ये उभयनिष्ठ है, दोनों में केवल एक बार लिखना है। बाकी आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और ये भी लिखना है, ये और ये सारा आपको गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 में भी आपको 7 का और मल्टीपल कर देना है, 6 सत्ते 42, 420। ठीक, एलसीएम आ गया 420। और अब आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही एचसीएफ होता है। ये देखिए तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3। तो यहां पर आपको एचसीएफ लिखना है कितना, 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एलसीएम है 420 और इसका एचसीएफ बराबर है 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी देखो रब कर देते हैं, नोट करते हो जाओ भाई, अच्छे से नोट कर लो। परीक्षा के दिन आपको एक दृष्टि में, एक ही निगाह में सारा कंप्लीट करना है, एक दिन में ही करना है, क्योंकि वहां पर आपको गैप ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो 1-2 दिन जो गैप है उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। बस एक एक करके जैसे ही हम वीडियो आपको अपलोड करते हैं और वैसे ही आप पढ़ के तुरंत नोट्स बना लें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी आप ऐसे मानो कि जो भी चैप्टर हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हम एक वीडियो देंगे, और वो भी चुनिंदे सारे प्रश्न होंगे। ऐसे मानो कि अगर आपने वो कंप्लीट कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, रबड़ी मिलाई गई है उसमें, बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
इसको हम यहां से 3 को रब कर दें और देखते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि क्या संख्या 129 अपॉन में लिखा है 2 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति है। अपना जो उत्तर देना है उसका कारण भी बताइए कि ये हमने क्यों कह दिया इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, हमें ये बताना है, उसका हमें कारण देना पड़ेगा। तो देखो यहां पर हमें जो संख्या दी गई है वो है 129 और बटे में आपको लिखना है 2 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 7 और इंटू में 7 की पावर 5। देखिए क्या करना होता है, हमें भाग नहीं देना है, हमें यह दिखाना है बिना भाग की प्रक्रिया। देखो इसमें लिख दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, मतलब वैसे तो हमारा नियम यह है कि हम जो हर होता है हर से हम भाग देते हैं और भाग देने के बाद फिर हम भाग देने के बाद देखते हैं कि दशमलव प्रसार हमारा शांत है या अशांत है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ही ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो चलो बहुत आसान सी बात है, हम इसके लिए चेक करते हैं केवल हर को, क्या करते हैं, हर को चेक करते हैं। और हर के गुणनखंडों में यदि यहां पर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n इस रूप का हर का गुणनखंड होता है तो यह दशमलव प्रसार आपको लिखना होता है शांत है अथवा अशांत आवृत्ति लिखना होता है। तो अब ये बताओ कि ये यहां पर जो संख्या हर में लिखी है वो हर आपका ये लिखा हुआ है कितना, 2 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5, क्या इसका रूप इसके रूप से मिल रहा है? आपको लिखना है हर ये है इसका इसके अभाज्य के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या लिखना है आपको, अशांत आवर्ती है। क्या लिखना है, अशांत आवर्ती है। ठीक है भैया, किसी को कोई डाउट हो बताओ। कुछ करना नहीं है इसमें, ना भाग देना है ना कुछ करना है, बस केवल आपको हर देखना है। हर के गुणनखंड यदि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n इस रूप में निकलते हैं तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत है, और यदि इस रूप में ना निकले तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। कारण आपको पता ही है कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं। देखो यहां पर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, जबकि यहां पर 7 का भी गुणांक दिया गया है, 7 की पावर 5 दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर 2 की पावर 5 गुणे m 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर 129 बटे में 2 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां से इसको रब कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां प्रश्न है आपका, यदि 306, यहां इसको भी हम रब कर देते हैं पूरा। 5वां प्रश्न है, यदि 306 और 657 का HCF 9 है तो उसका LCM कितना होगा। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। एक यहां पर हमें पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या ये दी गई है कितनी, 306 दी गई है, और यहां पर एक दूसरी और संख्या दी गई है, वो आपकी कितनी है, यहां लिख लें दूसरी संख्या। वो दूसरी संख्या दी गई है वो है आपका 657 है, और इसमें इसका HCF दोनों का दिया गया है, HCF बराबर कितना है 9, जबकि हमें LCM की वैल्यू ज्ञात करनी है, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता ही है, क्या लिख देते हैं, HCF गुणा LCM बराबर में लिखना होता है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इस तरीके से। तो यहां पर देखो HCF ये हमें दिया गया है प्रश्न में 9, और इंटू LCM ये ज्ञात करना है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या है 306 गुणा में 657। तो यहां पर LCM बराबर हमारे पास ही प्राप्त हो जाएगा, 306 लिख दें गुणा में 657 लिख दें, और इसमें डिवाइड कर दें अगर 9 से,
तो यहाँ 9 से डिवाइड करो, देखो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, कितना लिखोगे 9 तिया 27, यहाँ 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 और ये इंटू में लिखना है 657। अब इसका हम मल्टीपल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 22,338 और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। यहां पर हमें दिया था पहली संख्या एक 306 दी गई है, दूसरी संख्या दी है 657, उसका एचसीएफ 9 और उसका एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो यहां पर हमने क्या किया, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, और इसी के साथ यहाँ एचसीएफ हमें 9 दिया गया है, एलसीएम की वैल्यू पूछी गई है। तो यहां पर देखो पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और 9 से यहां डिवाइड करेंगे तो एलसीएम निकल आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे पहले, ये 34 बार डिवाइड हो जाएगा, 657 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 22,338। ठीक है, तो अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में 2 प्रश्न केवल हमने छांटे हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। एक और दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 परमेय संख्या है। देखो हमने आपको 2 प्रश्न लिखे जरूर हैं, आप ये मत माने कि यही प्रश्न आएंगे, वैसे तो बहुत ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न, लेकिन बिल्कुल इसी टाइप का अगर हम ये आपसे कह दें कि आपको लिखना है 7 माइनस √3 अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करिए, तो क्या यही प्रश्न है? मान लो कुछ अंतर तो है नहीं। या इसको हम इस प्रकार, ये वाला प्रश्न लिखा है, इसको हम ऐसे लिख दें, √3 अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करिए, √5 अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करिए, √7 अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करिए। तो ये सारे प्रश्न समझो एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न में इन सारे प्रश्नों का हल है। तो आपको सबसे पहले जो ऊपर प्रश्न लिखा है नंबर 1 पर, इसका हल देखना है। तो हम यहां क्या करेंगे, 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है, इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि जो दी गई संख्या है वो अपरमेय नहीं बल्कि हम मान लेते हैं ये परमेय संख्या है। तो यहां लिख देते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो अगर ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या जो होती है उसको हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तब इसको हम 5 माइनस √3 को लिख देते हैं P/Q। ठीक है, जबकि P और Q सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम कुछ इस प्रकार इसको लिख दें कि √3 की वैल्यू निकालनी चाहें तो √3 बराबर ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस P/Q। अब देखिए समझे, बहुत ध्यान से समझें, यहां पर जो 5 है कोई पूर्णांक है और P/Q ये आपकी परमेय संख्या है। तो पूर्णांक होता है वो भी परमेय संख्या होता है। इसका मतलब ये पूरी जो राशि है 5 माइनस P/Q, ये पूरी संख्या कैसी संख्या हो गई, ये पूरी राशि आपकी परमेय संख्या हो गई। ठीक, और ये संख्या आपको पता ही है कि √3 तो अपरमेय संख्या है, सीधा सीधा काम है। तो अगर ये अपरमेय है और ये संख्या परमेय है तो कभी भी याद रखिए परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। मतलब ये संख्या इसके बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाली संख्या परमेय है और ये वाली हमें पता ही है कि ये अपरमेय संख्या है। तो आपको यहां पर ऐसे लिखना है, देखो चूंकि 5 माइनस P/Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये अगर परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, तो हमने आपको बताया कि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां लिख दें, अतः यहां लिख दें चूंकि परमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः इसका मतलब ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब √3 बराबर नहीं हो सकती 5 माइनस P/Q के। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने माना है वो कल्पना हमारी सही नहीं है। आपको क्या लिखना है, अतः हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना की थी कि ये हमारी कल्पना हमने ये की थी, ये हमारी संख्या कैसी है, परमेय संख्या है।
तो ये कल्पना हमारी कैसी है? गलत है। अतः हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। अतः हम कहेंगे, अतः ये कहेंगे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है। 5 माइनस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है। और यदि परिमेय नहीं है तो क्या है? तो इसका मतलब अपरिमेय है। अर्थात यहां लिख दें, अर्थात 5 माइनस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ में आया कि क्यों अपरिमेय है? क्योंकि यहां पर हमने ये मान लिया कि ये परिमेय संख्या है और वास्तव में परिमेय नहीं निकली। इसका मतलब जो हमने कल्पना की थी कि ये परिमेय है, वो कल्पना हमारी गलत थी। और ये हमें जो गलत कल्पना के कारण ऐसा मिला हुआ है कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जबकि होता ही नहीं है ऐसा कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 माइनस अंडर रूट 3 संख्या है, वो कैसी है? परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो क्या है? तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर? बस इसी के अनुसार आपको ये आपका सेकंड वाला पार्ट जो आपका दूसरा प्रश्न है उसको भी हल करना है। तो देखिए, इसको हम रब कर देते हैं, नोट करते जाइए, बिल्कुल एक एक प्रश्न को नोट करते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको नोट कर लें। और इसके बाद अब आपको ये देखना है कि अंडर रूट 2 संख्या है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आपको देखो वही प्रोसेस करनी है। यहां भी हम मान लेते हैं, मान लें कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पर अगर अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात यहां लिख दें, तब अंडर रूट 2 बराबर हमें लिखना है p बटे में q, और p बटे q में लिखना है। जबकि आपको यहां एक बात और लिखनी है, जबकि p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। p और कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, नोट कर लो भाई। इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, शायद आपको कुछ कम दिख रहा होगा, तो यहां पहले इंक डाल लेते हैं। तो अब देखिए, आपको अगला स्टेप क्या करना है। अगला स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। देखो, यहां पर उसी प्रकार जैसे हमने उस प्रश्न में किया था, बिल्कुल उसी प्रकार हमें आगे यहां पर बढ़ना है। यहां अंडर रूट 2 बराबर हमने मान लिया p बटे q। तब यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीपल करके p की वैल्यू निकालनी चाहें तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2q। ठीक है, और यहां पर एक काम और करते हैं कि यहां दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, और वर्ग करने पर देखो हमें कितना मिल जाएगा? वर्ग करने पर यहां p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, और बराबर में यहां अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमें 2 मिल जाएगा, q का स्क्वायर हमें q स्क्वायर मिल जाएगा। तो वर्ग करने पर हमें क्या मिल गया? p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। इससे क्या नतीजा निकला? इससे नतीजा ये निकला कि जो p स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड है। अगर हम यहां से 2 हटाएं तो 2 से यहां भाग लग जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर है वो काय से डिवाइड है? 2 से भाग कर चला जाएगा, मतलब 2 से विभाजित है। तो यहां लिखना है आपको p स्क्वायर, क्या लिखना है यहां पर? p स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अगर देखो ध्यान दें, अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित है, कोई संख्या का अगर वर्ग है वो किसी संख्या से विभाजित है और उसका वर्गमूल कर दें, अगर हम मतलब उसका वर्गमूल लें तो वो वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित होता है, ये पक्का है। मतलब p स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, अतः हम कह सकते हैं कि p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो एक नतीजा हमारा ये निकला कि p है जो वो काय से विभाजित है? 2 से विभाजित है। देखिए, अगर p 2 से विभाजित हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तब माना p बराबर 2m, कोई एक पूर्णांक हम m मान लेते हैं। अगर p 2 से विभाजित है तो ऐसी स्थिति में यहां देखिए 2 अगर हम यहां डिवाइड करके भाग कर दें
तो p बटे 2 बराबर m हो जाएगा। तो यहां से वही बात हो गई कि p है वो 2 से विभाजित है, तो अगर p 2 से विभाजित है तो हमें मान लेना है p बराबर 2m। और यहां अब हम इसका स्क्वायर कर दें तो यहां वर्ग करने पर देखो क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर एक वैल्यू, यहां पर देखो एक नंबर ये डाल लेते हैं, एक इसका यहां हम दूसरा नंबर और डाल लेते हैं। तो यहां समीकरण ए और समीकरण बी, यहां पर अगर हम p के दोनों p स्क्वायर की दोनों वैल्यू की यहां पर हम तुलना कर दें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो यहां आगे बढ़ा देते हैं, यहां लिख दें समीकरण ए व बी की तुलना करने पर, तो यहां पर अगर हम तुलना कर दें तो यहां देखो p स्क्वायर है, यहां भी p स्क्वायर है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कितना 2q का स्क्वायर बराबर में कितना लिखना है 4m का स्क्वायर। और 2 से अगर हम यहां पर डिवाइड करना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कितना q स्क्वायर बराबर में 2m स्क्वायर। अब यहां अगर हम ये कहना चाहें आपसे कि q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर 2 यहां से हटाएं तो 2 का यहां भाग लग जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है। यहां क्या लिख सकते हैं, अतः q स्क्वायर 2 से विभाजित है। अगर ये q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हम कह सकते हैं ये भी कि q 2 से विभाजित होगा। अगर q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा। यहां पर देखिए इस पर हम एक दूसरा कोई नंबर सेकंड डाल लेते हैं, तो इन दोनों नंबरों से देखिए नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों नंबरों से क्या नतीजा निकलता है आप समझें बहुत ध्यान से। यहां पर हमने निकाला है नंबर 1 वाले समीकरण से ये नतीजा निकलता है कि p जो है वो 2 से विभाजित है। यहां दूसरे वाले इस संबंध से हमें क्या मिल रहा है, इससे मिल रहा है हमें कि q 2 से विभाजित है, मतलब p भी 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा हमने नहीं माना है, यहां पर हमने माना है कि p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो एक के अतिरिक्त। एक तो गुणनखंड हर एक का होता है, तो यहां पर p और q का एक गुणनखंड एक जो है वो तो उभयनिष्ठ है, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि यहां पर हमने सिद्ध ये किया है कि p 2 से विभाजित है, इसका मतलब p का एक गुणनखंड 2 है। यहां q भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब q का भी एक गुणनखंड 2 है। इसका मतलब p और q के दोनों के गुणनखंड उभयनिष्ठ कितने, 2 संख्या जो ऐसी है वो p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है। जबकि ऐसा हमने माना है कि ये p और q सह अभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये हमारी कल्पना कैसी हो गई, गलत हो गई। तो आपको क्या लिखना है यहां पर, अतः यहां लिख दें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें नतीजा क्या मिल रहा है, हमें नतीजा मिल रहा है कि p व q दोनों ही 2 से विभाजित हैं, दोनों ही 2 से विभाजित हैं। अतः इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, ठीक, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। यहां पर आते हैं, लौट के थोड़ा यहां पर आ जाएं और यहां लिख दें जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमने कल्पना की क्या किया था, हमने कल्पना यह की थी कि p और q सह अभाज्य है, जबकि यहां पर क्या सिद्ध हो गया, सिद्ध यह हो गया कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हमने कल्पना जो की थी उस कल्पना के ये विरुद्ध रिजल्ट आया है। ये विरुद्ध क्यों आया है, क्योंकि हमने वास्तव में कल्पना ही गलत कर ली थी, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या थी
कि अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी कैसी सिद्ध हो गई? गलत सिद्ध हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? अतः अंडर रूट 2 जब गलत हो गई, इसका मतलब सही क्या है? सही ये है कि अंडर रूट 2 परमेय नहीं है, अर्थात अपरमेय है। अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये देखो, हमने आपको बताया कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जैसा कि बताया कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, इसी के अनुसार बिल्कुल आपको अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, या अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, या अंडर रूट 7 अपरिमेय संख्या है। ऐसी जी 4 प्रश्न आपके कभी कभी ये पूछा जाता है। कभी अंडर रूट 3 बराबर अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 का मान अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 7 का मान अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से 4 प्रश्न ये हैं जो कि परीक्षा में लौट पौट के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना सब कुछ यही है जो इसके लिए किया है, अंडर रूट 2 के लिए किया है, वही अंडर रूट 3 के लिए करना है, वही अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 के लिए भी वही प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो इनको जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये तो ऐसे मानो कि ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा जाता है। अब पुराने पेपर उठा के देखो तो आपको ये मिलेगा कि ये बहुत बार पूछा गया, लगातार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो भैया इसको आप बहुत अच्छे से मन से एकदम नोट्स बनाते जाएं, नोट्स जरूर बनाएं, हर हालत में आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दीर्घ उत्तरी 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m अथवा 9m+1 अथवा 9m+8 के रूप का होता है। आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं हम? a बराबर BQ+R। आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यदि हम यहां पर b की वैल्यू 3 रख दें तो हमें देखो a कितना मिल जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा 3Q+R। एक बात और याद रखनी है कि यदि b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू कितनी निकलेगी? यहां लिख दें, r की वैल्यू जो होती है वो होती है 3 से कम और 0 के बराबर, मतलब 0 से 3 से कम होनी चाहिए। 0 इज लेस देन इक्वल टू b, इस प्रकार से। तो यहां पर b की वैल्यू हमने 3 मान रखी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3। मतलब सीधा सीधा ये है कि r का मान हमें मिलना चाहिए 3 से कम और 0 से आगे, मतलब 0 होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, 3 से कम। तो r की मान हम पहले 0 रख लेते हैं, एक पूर्णांक मिल जाएगा। अगर हम 1 लिख दें दूसरा पूर्णांक मिल जाएगा, और फिर इसके बाद r का मान 2 लिख दें तो हमें एक तीसरा पूर्णांक मिल जाएगा। यहां लिख देते हैं r बराबर 0 पर a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? यहां लिख देते हैं 3Q+R की वैल्यू 0 लिख दें। इसी प्रकार अगर हम r बराबर 1 लिख दें तो r बराबर 1 पर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3Q+R का मान 1 लिख दें। r बराबर 2 पर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी a बराबर 3Q+2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार a के हमें 3 मान प्राप्त होते हैं, और इनका हमें देखो कहा गया है अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन कर दें तो यह तो इस रूप में मिलेगा, या इस रूप में, या इस रूप में मिलेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले यहां लिख दें, यदि a बराबर 3Q, अगर a की वैल्यू हम 3Q मान लेते हैं तो यहां पर जैसे ही घन करेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, AQ बराबर 3Q का क्यूब कर दें, और 3Q का क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं 27Q का क्यूब, और यहां इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9 इंटू में 3Q का क्यूब, और 3Q क्यूब को हम अगर m मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं AQ बराबर 9 इंटू m, जहां m बराबर कितना है? यहां m बराबर हम लिख सकते हैं 3Q का क्यूब। ठीक है भैया, इतना क्लियर? तो यहां पर एक बात आपकी प्रूफ हो गई कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कर दिया जाए तो उसका रूप होता है 9m के रूप का। देखो यही तो आपसे एक बात पूछी गई थी, पहली बात। इसमें देखो दूसरी बात के लिए यहां पर और आगे बढ़ाना होगा। यदि हम मान लेते हैं a की वैल्यू कितनी, दूसरा जो हमने a की वैल्यू निकाली वो आपकी कितनी है? r बराबर 1 पर a की दूसरी वैल्यू है 3Q+1, 3Q+1।
अब हम यहां पर दोनों पक्षों का घन कर दें तो ये मिल जाएगा a क्यूब बराबर में 3q प्लस 1 का भी हमें क्यूब करना है। तो यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बस इसका यहां प्रसार करेंगे तो आपको लिखना है 3q का क्यूब कर दें प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस में 3 इंटू में 3q इंटू में 1 इंटू ब्रैकेट में 3q प्लस 1, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी। ठीक, इसका यहां पर हम क्यूब कैसे करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 इंटू में q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस में 3 त्रिका 9 और 9q का अंदर गुणा करेंगे 9 तिया 27 इंटू q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 तिया 9, 3 का 3 में मल्टीपल 9q का 1 में गुणा 9q आपको लिखना है। ठीक है, और बस अब यहां पर एक काम करते हैं कि यहां पर एक पद ये और एक पद ये और एक पद ये, इन तीनों में देखें आप 9 कॉमन आपको मिल रहा है, 9 कॉमन लें तो 9 तिया 27 3q का क्यूब बचेगा प्लस यहां भी देखो 3q का स्क्वायर बचेगा, यहां पर 9 कैंसिल हो जाएगा भाग में चला जाएगा तो यहां q बचेगा और प्लस 1 आपका ये लास्ट में ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम m मान लें, 9 आपका ज्यों का त्यों ये पूरा ब्रैकेट अगर हम m मान लें तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप का, जहां m बराबर आपको क्या लिखना है, जहां m बराबर आपको 3q का क्यूब लिखना है प्लस 3q का स्क्वायर प्लस में q, इस तरीके से। तो ये देखिए दूसरा जो हमने धन पूर्णांक माना उसका भी हमने घन किया तो उसका रूप क्या बन गया, 9m प्लस 1 का रूप का होता है। देखिए 9m प्लस 1। अब हमारा जो तीसरा पूर्णांक है उसका भी घन करके देख लेते हैं, यहां पर लिख दें, यहां पर देखिए यहां लिख देते हैं यदि a बराबर तीसरा पूर्णांक कितना था, a बराबर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, यहां पर दोनों पक्षों का घन कर देते हैं तो घन करने पर हमें मिल जाएगा a का क्यूब बराबर यहां लिख दें 3q प्लस 2 का होल क्यूब, और क्यूब करने से हमें बिल्कुल वही क्यूब करना है जैसे यहां किया है वैसे यहां करना है। तो यहां लिख देते हैं 3q का क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3q इंटू में 2 इंटू में 3q प्लस में 2। ठीक, और इसके बाद यहां देखो 3 तिया 9 तिया 27 लिखना है, 27 इंटू क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 लिख दें प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54 लिख दें, 54 इंटू क्यू का स्क्वायर लिख दें प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 इंटू में क्यू। ठीक, अब यहां से तीन पदों में देखो एक ये इन तीनों पदों से आपको 9 कॉमन दिख रहा है, हम यहां 9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 9 तिया 27 मतलब 3q का क्यूब लिख देते हैं प्लस 9 छक्का 54 6 बार ये जाएगा, 6q का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 9 चौको 36 4 बार जाएगा 4q लिख देते हैं और लास्ट में प्लस 8 आपका ज्यों का त्यों। ये जो बीच में जिसमें हमने कॉमन नहीं लिया है 8 में से कुछ कॉमन नहीं लिया है वो आपका ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं 9 इंटू ये पूरा m लिख दें तो 9m प्लस 8 ये मिल जाएगा, जहां m बराबर कितना है, जहां m की वैल्यू हमने मानी है 3q का क्यूब प्लस में 6q का स्क्वायर प्लस में 4q। तो यहां पर देखो एक बात जो पूछी गई थी वो प्रूफ हो गई। क्या क्या पूछा गया था आपसे, हमसे ये पूछा गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो वह घन या तो 9m के रूप का होता है। देखिए ये घन किया है हमने, a का घन मानी a क्यूब का मान 9m निकला, मतलब 9m के रूप में होता है अथवा 9m प्लस 1 के रूप में, ये देखिए 9m प्लस 1 के रूप में होता है अथवा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आपको यहां फाइनल आंसर जब लिखना है तब क्या लिखना है, आंसर आप लिखना है जो इसमें पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m अथवा 9m प्लस 1 अथवा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहां पर फाइनल आंसर भी लिखना है आपको इस प्रकार यहां पर। ठीक, हमारे पास जगह नहीं है, आप अपना नोट करके लिख लें। ठीक है, अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक सेकंड पार्ट है, बिल्कुल एकदम सिमिलर है, कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा आपको एक नया काम है क्योंकि यहां पर एक बात पूछी गई है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहां पर क्या था, यहां पर था घन करने पर, यहां पर घन और यहां पर क्या है वर्ग करने पर। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जब किया जाएगा तो वह किसी पूर्णांक m के लिए 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ऐसा हमसे पूछा गया है।
तो यहां तक तो आप बिल्कुल सिमिलर, एकदम सिमिलर काम करेंगे यहां तक। अब आपको आगे थोड़ी बढ़ने के लिए थोड़ा सी बात सोचनी है कि यहां पर a बराबर 3q है। अब हमें घन नहीं करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहां लिख देते हैं वर्ग करने पर ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी यहां पर स्क्वायर लिखना है। और इसके बाद यहां पर हम रब करके पूरी बात बता देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पर यहां पर हमें मिल जाएगा 9q का स्क्वायर। और a स्क्वायर की वैल्यू अब हमें कुछ इस प्रकार से मिल सकती है 3 इंटू में 3q का स्क्वायर। देखिए 9 को हमने तोड़ दिया, 3 इंटू क्यू स्क्वायर लिख दिया। और ये 3q स्क्वायर को हम m लिख दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू एम, जहां लिख दें, जहां m की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, 3q स्क्वायर। ठीक, तो यहां से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किस रूप में होता है, 3m के रूप में होता है। देखिए यही हमसे पूछा गया था, एक बात प्रूव हो गई। इसके बाद ये दूसरा पूर्णांक ले लें, 3q प्लस 1 लें। यदि a का मान 3q प्लस 1 लें तो अब वर्ग करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए पहले किया गया था घन, अब करना है वर्ग, बस और कुछ खास नहीं है और सिमिलर है बिल्कुल। यहां क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर ये देखो a का स्क्वायर मिल जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का यहां पर वर्ग लिख दें, स्क्वायर लिख दें। ठीक है, स्क्वायर कैसे तोड़ते हैं आपको पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, a का स्क्वायर दैट इज 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3q इंटू में 1, ऐसे ही तो करते हैं। मतलब इन दोनों का गुणा करके डबल करना होता है। तो यहां से अब हमें मिल जाएगा इस प्रकार से 9 इंटू क्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 इंटू क्यू। यहां दोनों पदों से, इनसे और इनसे, इन दोनों पदों से आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लें तो ये बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6 मानी 3 दूनी 2 बार जाएगा इंटू क्यूब और प्लस 1 आपका ये ज्यों कहते हो, जिसमें से हमने कॉमन नहीं लिया वो ज्यों कहते हो लिख दिया। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 इंटू पूरा ब्रैकेट m मान लेते हैं प्लस 1, जहां m बराबर क्या है, m बराबर है 3q का स्क्वायर प्लस में 2q। तो ये देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग करते हैं तो वो किस रूप में मिलता है, हमें 3m प्लस 1 के रूप में मिलता है। देखिए यही बात तो पूछी गई थी। अब एक आपका तीसरा जो पूर्णांक बचा है वो है आपका 3q प्लस 2। तो इस 3, यदि a का मान 3q प्लस 2 रख दें और फिर इसका हम वर्ग कर दें दोनों पक्षों का, तो यहां लिख देते हैं वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें और वर्ग करने के बाद ये देखो इसको रब करके अब वर्ग वाली बात समझ लें। यदि वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा, वही काम बिल्कुल सिमिलर करना है। यहां हो जाएगा a स्क्वायर, यहां इसका वर्ग, मतलब इसका पहले वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग हो जाएगा 9q का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सीधा डायरेक्ट 4 लिख दें और फिर इसके बाद इन दोनों का गुणा करके डबल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 लिखेंगे, 12q लिख दें। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 9q का स्क्वायर प्लस में 12q लिख दें और एक काम कर दें, क्या ये 4 लिखा है इसको हम 3 प्लस 1 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, 4 बराबर क्या होता है 3 प्लस 1। अब यहां से आप इन तीनों पदों से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लें तो ये बचेगा कितना, देखो 3q का स्क्वायर बचेगा प्लस 3 चौको 12 मानी 4q बचेगा प्लस 1 और प्लस आपका ये जो जिसमें से कॉमन नहीं लिया है वो प्लस 1 क्यों कहते हो, बराबर 3। इसको पूरे को m मान लेते हैं तो 3m प्लस 1 बन जाएगा, जहां m की वैल्यू कितनी है, m बराबर है 3q का स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1। तो ये हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो उस वर्ग का मान कितना मिलता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखो यही बात हमसे पूछी गई थी, क्या कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग करते हैं तो उसका रूप होता है या तो 3m अथवा 3m प्लस 1 अथवा 3m प्लस 1। ठीक है ना, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर हमें 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप का हमें मान मिलता है। वर्ग का मान किस रूप में मिलता है, 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप में। क्लियर हो गया। तो भैया ये तो थे हमारे इसमें से चुने हुए सारे प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए, बहुत बार रिपीट किए गए। बहुत मन से अच्छी तरीके से इनको कवर करना है और अपने नोट्स बना लें ताकि परीक्षा के दिन आप बड़ी अच्छी तरीके से इसको दोहरा सकें। हम हर एक चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स, हमने आपको बताया कि हम पूरा एक एक करके सिलेबस तो डाल चुके हैं, लेकिन हम जिस दिन परीक्षा देने जाएंगे आप लोग तो वहां पर पूरे सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। तो इनको हम इस प्रकार से हमने सेट किया है कि आपकी पूरी एक्सरसाइज के प्रश्न भी उसमें आ जाएं। केवल
आपकी संख्या बदली हो सकती है, पूरे प्रश्न भी आ जाएं, और जो प्रश्न आपके हमने यहां पर दिए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको तो आपको सीखना ही सीखना है, और इसी के कायदे के जो और प्रश्न होंगे उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। कल आपको हम युगपत समीकरण आएंगे, जो आपका 2 चर के रैखिक समीकरण आएंगे, उनके सारे जो आपके बेसिक है इनका, कि कब जो रैखिक समीकरण होता है उसका रूप क्या होता है, उसके कैसे कैसे हमें सवाल मिलेंगे, उनको हमें कैसे हल करना होता है, ये सारी प्रोसेस बताएंगे, और उसके सारे इंपॉर्टेंट सवाल कल के वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले। ठीक है, तो कल तक आप इंतजार जरूर करेंगे, और इन प्रश्नों को तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लें, और एक नोट्स जरूर बना लें। भाई बार बार हम नोट्स के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप परीक्षा के दिन इनको सब टोटल मिला के जितने चैप्टर हैं मानो आपके उतने ही ये वीडियो आएंगे। किसी बड़े चैप्टर के हो सकता है 2 वीडियो आ जाएं, बाकी आप ये माने कि अभी परीक्षा का अभी आपके पास 1 मंथ पूरा है, और 1 मंथ से पहले पहले हम आपको बहुत जल्दी ऐसे माने कि ये ज्यादा से ज्यादा हम 20-25 दिन लेंगे, और उसमें पूरा आपका ये पूरा रिवीजन भी करवा देंगे सारे आपके। तो इस तरीके से आप एक एक करके सारे क्वेश्चनों को नोट जरूर करते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।